Next question. Example number 9. 125 small liquid drops, each carrying charge of 0.5 microcoulomb and of diameter 0.1 meter, form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. You have 125 small drops. हर एक ड्रॉप का रेडियस हम ले लेंगे स्मॉल आर. तो सरफेस टेंशन का जब हमने चैप्टर सीखा था तो उसमें पता याद होगा आपको, व्हेन n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. तो इफ यू रिमेंबर बिग ड्रॉप का रेडियस कैसे फाइंड करते हो, यू मस्ट रिमेंबर क्या करते हैं हम लोग. हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप्स है तो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप. इसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर. You have 125 such smaller drops. ऐसे 125 drops होंगे. I will just call this as n for the time being. ये combine होके single drop बन गया and the single big drop has a radius of capital R. तो ऑलरेडी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर. यस, n रेज टू 1/3. तो कैसे फाइंड किया था, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप. So this is 4/3 pi small r cube and this is 4/3 pi r cube. 4/3 pi 4/3 pi cancel. So you have r cube equal to n into small r cube. Therefore r equal to n raised to 1/3 into small r. ये हमारे लिए एक इक्वेशन है विच वी विल नीड. अब क्वेश्चन में आपको बोला है जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स थे उनका डायमीटर कितना था 0.1. तो डायमीटर ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप d is 0.1 मीटर. मतलब r is d/2 मतलब 0.05 मीटर. तो आपके पास r की वैल्यू है तो आपको कैपिटल R मिल जाएगा. देयरफॉर जो बिग ड्रॉप है उसका रेडियस होगा n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r. n है 125 क्योंकि 125 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन रहा है तो 125 का क्यूब रूट इंटू 0.05. व्हाट इज 125 का क्यूब रूट 5. 5 इंटू 0.05 मतलब आ जाएगा 25 × 10⁻⁻2 मतलब 0.25 मीटर. तो कैपिटल आर मिल गया. देन व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, आपको क्या फाइंड करना है. आपको पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप. तो ये जो बिग ड्रॉप बना इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सबको पता है. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल, लेकिन इन दिस केस पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप एट इट्स सरफेस. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. मैंने बताया था स्फीयर का पोटेंशियल 1/4 pi epsilon 0 q by r. लेकिन यहाँ पे कैपिटल R क्योंकि ये बिग ड्रॉप के सरफेस पे पूछा है. अगर स्मॉल ड्रॉप के सरफेस पे पूछा होता तो स्मॉल r. राइट. देन सिर्फ एक फॉर्मूला से काम नहीं होगा, हमको दूसरा भी लगने वाला है. एंड सेकेंड फॉर्मूला दैट यू विल नीड इज टोटल चार्ज. टोटल चार्ज ये जो q है ये टोटल चार्ज है. अगर क्वेश्चन अगर आपको समझा है, हमारे पास 125 स्मॉल ड्रॉप्स थे, हर एक पे चार्ज कितना था 0.5 माइक्रोकूलम. तो टोटल चार्ज आएगा नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू चार्ज ऑन ईच ड्रॉप. क्योंकि ये सारे के सारे ड्रॉप्स हर एक पे 0.5 माइक्रोकूलम था. 0.5 0.5 0.5 ऐसे 125 ड्रॉप सारे कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया. तो टोटल चार्ज विल बी n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन ईच ड्रॉप. n is 125 और चार्ज ऑन each drop is 0.5 माइक्रोकूलम. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. ये 10⁻⁻1 और -6 -7. 125 5s are 625 into 10⁻⁻7 कूलम. ये टोटल चार्ज है. देन हमें पोटेंशियल फाइंड करना था तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड
पैरामीटर्स हमको चाहिए थे वो सब मिल गए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इज टोटल चार्ज अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 पावर 9। टोटल चार्ज अभी अभी हमने फाइंड किया 625 इंटू 10 पावर -7 अपॉन R। व्हाट इज R? 0.25, मतलब 25 इंटू 10 पावर -2। 0.25 is 25 into 10 पावर -2। 1 एंड 25 का स्क्वायर होता है ना 25। 25 9 का 225। 225 ओके। ये 10 पावर 9 -7 इज 2। ये ऊपर आके +2 तो इंटू 10 पावर 4। तो 225 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट इज द टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. तो सिर्फ आंसर बुक में 2.25 into 10 पावर 6 है, एक ही है। 225 into 10 पावर 4 is 2.25 into 10 पावर 6। Next question. The dipole moment of a water molecule, H2O molecule का dipole moment दिया है आपको 6.3 into 10 पावर -30 कूलम A sample of water contains 10⁻21 molecules whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10 power 5 Newton per coulomb. Calculate the work done to rotate the dipoles plural, मतलब सारे के सारे रोटेट करने हैं। टोटल कितने हैं? 10 पावर 21 है। From their initial orientation theta equal to 0 to 1 in which all the dipoles are perpendicular to the field, that is theta equal to 90। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आपको दिया है। डाइपोल मोमेंट बोलना मतलब वाटर मॉलिक्यूल में चार्जेस जो है दे आर सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दे आर नॉट एट द सेम पॉइंट। ये अगला टॉपिक आएगा, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। Whenever you have an atom, एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ओवरऑल न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज विच आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली ऑर्बिट्स में है, राइट। बाद में आप देखोगे चैप्टर नंबर 15, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं होते, दे आर लाइक वेव्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रियली पार्टिकल्स, दे आर लाइक वेव्स। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, बट आइडिया शुड बी क्लियर। अगर मेरे पास एक एटम है तो एटम में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, हर एक प्रोटॉन का मास होगा। और जब बहुत सारे मासेस हो तो सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स का सेंटर ये आता है सेंटर ऑफ एटम पे। सारे नेगेटिव चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास ये आता है वापस से सेम पॉइंट पे, मतलब सेंटर ऑफ एटम पे। इसका मतलब एक एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे उसका जो भी सेंटर ऑफ मास था, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे उसका जो भी सेंटर ऑफ मास था, दे आर एट द सेम पॉइंट, करेक्ट। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी सेपरेटेड। याद होगा Q into 2L, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब दोनों के दोनों चार्जेस का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ गया तो डाइपोल मोमेंट कितना? 0। ये तो एक सिंगल एटम की बात है, बट इमेजिन अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और याद रखना, ये आगे मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, जो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियर मॉलिक्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मॉलिक्यूल? All the atoms of molecule they are in the same straight line, इसको बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब atoms of molecule they are not in the same straight line। जैसे H2O, H2O में
H2O में सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम लाइन पे नहीं है। तो जब भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आपके पास आए, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में कभी भी ओवरऑल, क्योंकि अभी क्या है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन में देयर आर हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स। तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसमें जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन में, इसका सेंटर ऑफ मास वो बेसिकली सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। तो ओवरऑल आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, उस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, और पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास वो एक पॉइंट पे नहीं आता। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे डू नॉट कोइंसाइड। मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिकली नेचुरली चार्जेस सेपरेटेड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे आर सेपरेटेड। और लॉजिकली सोचोगे, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो इसमें एक प्रोटॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 8 प्रोटॉन थे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज है सेम, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ये इन दिस केस इट इज नॉट कोइंसाइडिंग, मतलब वो सेम पॉइंट पे नहीं आ रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो मतलब बेसिकली ये डाइपोल जैसा बन गया, इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल। तो ये कैसा बन गया? डाइपोल। तो इस मॉलिक्यूल के पास नेचुरली क्या है? डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? तो जो भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? दे विल हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो भी लीनियर होंगे उनके पास क्या होगा? जीरो। करेक्ट? क्यों? बिकॉज सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ओवरलैप्स। राइट? आज ही हमको सीखना है थ्योरी में, बट फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल होता है नॉन लीनियर। तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट है। तो हमारे पास ऐसे वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। और आगे बोला है सारे के सारे, अ सैंपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10⁻21 मॉलिक्यूल whose dipole moments are all oriented in an electric field। all oriented मतलब सारे के सारे का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो जितने भी डाइपोल मोमेंट थे वो सारे के सारे, ये इन सब का डायरेक्शन है सेम, ऑल ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन। तो ऐसे 10⁻21 आएंगे टोटल। राइट? अब मैं सबको तो नहीं दिखा सकता, मैं एक की बात करूंगा, मल्टीप्लाई बाय n कर दूंगा, वेयर n इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स। राइट? तो मैं सिर्फ एक ही शो कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट शोइंग वन। तो मैं अगर एक ही डाइपोल दिखाता हूँ, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू रोटेट द डाइपोल्स फ्रॉम द इनिशियल ओरिएंटेशन। मतलब इनिशियल ओरिएंटेशन क्या था? कितना था? जीरो। जीरो था। जीरो मतलब इनिशियली दे देर अलाइन लाइक दिस, करेक्ट? पैरेलल। जीरो से कहाँ लेके जाना है? 90 डिग्री पे। तो वर्क डन होगा, और आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला। तो जो जो गिवन पैरामीटर है वहां से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको बोला है डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल P कितना है? 6.3 इंटू 10⁻⁻30 क्या? कूलम मीटर। देन टोटल नंबर कितना दिया है? 10⁻21। आगे बोला है फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो। कैलकुलेट द वर्क टू बी डन। इनिशियल एंगल थीटा, जीरो से डिनोट करते हैं हम लोग इनिशियल एंगल को, थीटा इनिशियल। राइट? अगर आपको चाहिए तो आप इनका नोटेशन यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, यू कैन कॉल दिस एज थीटा 1। इन्होंने इनिशियल एंगल को थीटा 1 बोला है, कितना है? जीरो। फाइनल एंगल को कितना बोला है? 90। राइट? देन फाइंड क्या करना है? वर्क डन। फाइंड करना है आपको वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था?
वर्क डन इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ इनिशियल एंगल मतलब थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल मतलब थीटा 2। ये तो सिंगल के लिए था, हमारे पास टोटल कितने हैं n। तो npe cos of theta 1 minus cos of theta 2। Therefore, work done is equal to n 10 power 21 p. What is p? 6.3 minus 30 into e 2.5 into 10 power 5 10 power 5 into cos of initial angle is 0 minus final angle is 90 cos of 90। तो cos of 90 तो वैसे भी 0 हो जाएगा cos of 90। तो मतलब ये 1 है और ये 0 है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है बेसिकली। देन सिंपल सिंपल एक काम करो, 63 इंटू 25 करके देखो, 1575 ओके। तो 6.3 इंटू 2.5 15.75 इंटू ये 21 और ये माइनस 30 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4 तो 10 पावर माइनस 4 जूल। तो इतना वर्क डन होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर मैच होता है क्या। आ गया 1.575 into 10 पावर माइनस 3, हमारा 15.75 into 10 पावर माइनस 4 करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge 6 microcoulomb is placed at origin and another charge minus 5 microcoulomb is placed on the y-axis at a position of, ये a का पोजीशन दिया है 0,6, 0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P whose coordinates are 8,0 8,0 मतलब ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस पे है। Calculate the work done to bring a proton from infinity to the point P. What is the significance of negative sign? तो पहले हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, नेगेटिव आया तो देखेंगे, अभी फिलहाल तो पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। What do you have is a charge 6 माइक्रोकूलम, कहाँ पे, ओरिजिन पे, राइट, और दूसरा चार्ज माइनस 5 माइक्रोकूलम कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें बेसिकली दो चार्जेस है, एक है 6 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे, एक है माइनस 5 माइक्रोकूलम। ये आ गया 6 माइक्रोकूलम विच इज एट ओरिजिन, ए पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास है माइनस 5 माइक्रोकूलम। देन देयर इज अनदर पॉइंट पी which is at a distance of 8 from origin, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 मतलब ये डिस्टेंस आ गया 8 मीटर मीटर, ओके 8 मीटर, और ये a पॉइंट का डिस्टेंस कितना बोला है 6 मीटर, राइट। आपको पूछा है कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास दो चार्जेस है, एक है Q1 जो ओरिजिन पे है, वो है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6। दूसरा चार्ज है वो ए पॉइंट पे है, दैट इज माइनस 5 माइक्रोकूलम। देन हमें डिस्टेंस दिया है O से A का 6 मीटर, हमारे पास डिस्टेंस है O से B का 8 मीटर। तो इतना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास, O से P, ठीक है, B P एक ही बात है। तो एनी पॉइंट, सम पॉइंट P, इन्होंने P बोला तो P, OP डिस्टेंस दिया है हमारे पास। तो दिस इज व्हाट यू हैव। अभी पहले क्या फाइंड करना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो हमें जो फाइंड करना है उसमें पहला पैरामीटर है to find out, number 1 that is electric potential at point P, and number 2 work done to bring a proton from infinity to point P। तो work done to bring a proton वो देखते हैं बाद में कैसे करेंगे। फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे P पॉइंट पे कितने चार्ज है टोटल हमारे पास, दो, एक है ओरिजिन पे, एक है ए पे। ये P पॉइंट O के फील्ड में भी है, ये P पॉइंट A के फील्ड में भी है, तो कितने पोटेंशियल आएंगे, टू पोटेंशियल।
तो हम पहले यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q/r। इसका यूज करेंगे हम। नंबर 2 हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग। कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो? प्रोटॉन। तो वो क्या आएगा? E। व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? E प्लस 1.6 into 10 power minus 19 कूलम into difference of potential between 2 points, right? Difference in potential between 2 points मतलब final minus initial। फाइनल पॉइंट तो P था, इनिशियल पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। ओके गुड। तो अब केस नंबर 1 पहला हम सॉल्व कर लेंगे। टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट will be potential at P point due to charge at O। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा VOP, मतलब पोटेंशियल एट P ड्यू टू O एंड आल्सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A। तो यहाँ पे दो चार्जेस थे, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको Q1 Q2 बोला है ना, तो आप बोल सकते हो V1 प्लस V2, वेयर V1 इज पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? प्लस 6 माइक्रोकूलम का, वो कहाँ था? ओरिजिन पे था। और V2 किसका पोटेंशियल है? -5 माइक्रोकूलम का, वो कहाँ था? ए पॉइंट पे था। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पॉइंट का डिस्टेंस। जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द चार्ज, राइट। तो हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, उसका O से डिस्टेंस पता है कितना है? 8। लेकिन इसी पॉइंट का डिस्टेंस हमको A पॉइंट से पता नहीं है, जो हमको फाइंड करना है। कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100। 100 का रूट इज 10, तो 10 आएगा। तो दिस इज 10 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस हमको मिल गया। देन एक काम करेंगे, अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना चालू कर दो। 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। लेकिन R1 डिस्टेंस किसको बोला था हमने? कौन सा डिस्टेंस था R1? लुक, ये क्या है? R1। R1 ना, इसको R1 बोलना तो R1 बोलना, तो RO इज ओके। कंफ्यूजन होता होगा तो फिर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो इसको R1 मत बोलना, क्या बोलेंगे इसको? ROA। तो कंफ्यूजन का कोई सोर्स रखो मत, नोटेशन कोई देखता नहीं है, फाइनल आंसर दे विल चेक। 1/4πε0 Q2, ये डिस्टेंस कितना है? RAP, क्योंकि चार्ज का P से डिस्टेंस इज RAP। इन दोनों में से 1/4πε0 कॉमन, Q1 अपॉन ROA प्लस Q2 अपॉन RAP। 1/4πε0 मतलब 9 into 10 power 9। चार्ज Q1 was 6 माइक्रोकूलम, मतलब 10 power -6। OA डिस्टेंस कितना था? 8 -5 माइक्रोकूलम 5 into 10 power -6 डिस्टेंस कितना था? 10 10 10 10। AP is 10 and OP is 8। तो मैंने यहाँ पे नोटेशन गलत लिखा है, OP है ना, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था? OP। यहाँ पे AP OP करेक्ट, राइट। P पॉइंट है जहां पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, O और A पॉइंट है जहां पे चार्ज है, तो OP AP दैट इज फाइन। गुड। देन इसमें से 10 पावर -6, ये 3 जा, ये 4 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, तो 9 into 10 power 9 into 10 power -6। 3/4 0.75, 1/2 हाफ मतलब 0.5। 0.75 माइनस 0.5 इज 0.25। अब 25 9 का कितनी बार करेंगे? वही आता है, कितना आता है? 225। तो 0.25 into 9 कितना आएगा? 2.25। और ये 10 पावर +3 प्लस 9 -6 मतलब 10 पावर +3। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? पोटेंशियल। तो इतना पोटेंशियल मिलना चाहिए। जस्ट लेट अस वेरीफाई। 2.25 into 10 पावर 3 वोल्ट, यहाँ तक करेक्ट। अब आगे बोला है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग इन ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन। कहाँ से लाए?
इन्फिनिटी से लाए, कहाँ पे रखा, पी पॉइंट पे। इफ यू रिमेम्बर, ध्यान यहाँ पे, क्योंकि ये अगला स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो 6 स्टेप बढ़ जाएंगे, तो एक ही स्टेप में काम खत्म करो। वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग प्रोटॉन। फाइनल पोटेंशियल कहाँ पे, पोटेंशियल पी पॉइंट पे। इनिशियल पोटेंशियल कहाँ, इन्फिनिटी पे। E is 1.6 into 10 power minus 19। P पॉइंट पे पोटेंशियल अभी तो फाइंड किया, P पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस का होगा, इसका O पे जो चार्ज है और A पे जो चार्ज है वो तो अभी फाइंड किया, तो 2.25 into 10 power 3 minus 0। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। तो यह आएगा आपके पास 1.6 into 2.25, 3 पॉइंट हाउ मच। एक काम करो, 2.25 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 2.25। 2.25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4.5। 2.25 इंटू क्या करना था 0.6, मैंने क्या कर लिया 6। 2.25 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है 4.5। 4.5 4.5 कितना आता है 13.5। हमें क्या करना था 0.6, तो ये क्या आएगा 1.35। ये 1.35 और 1 से मल्टीप्लाई किया था वो कितना था 2.25। तो व्हाट इज 1.35 प्लस 2.25, 3.6। तो 3.6 into 10 raised to minus 19 and plus 3 मतलब 10 raised to minus 16 क्या जूल। तो ये आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चेक कर लो आंसर है क्या 5.4 into 10 पावर minus 16 है। ओके वो चेक करते हैं हम, लेकिन एक चीज तो पक्की, क्या नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। So answer is not negative. So what is the significance of negative sign? Nothing. There is no negative answer. Then let us check 2.25 2.25 into 1 कितना, into 2 कितना 4.5। तो ये आंसर 2.25 और 4.5 के बीच में आएगा। 2.25 into 1 is 2.25 into 2 is 4.5। तो फिर 5.4 तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर ही आना चाहिए। प्रोवाइडेड वी हैव मेड नो मिस्टेक। तो हमने कहाँ गलती की नहीं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल दो चार्जेस का था, ये वैल्यू सही आई है। इफ दैट इज राइट तो डेफिनेटली द सेकंड वैल्यू इज राइट, क्योंकि सेकंड वैल्यू करेक्ट ही है। कुछ नहीं है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना था, हमने ढंग से किया है मल्टीप्लाई। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 into 10 पावर minus 19। तो सही है, नथिंग इज रॉन्ग, देयर इज मिस्टेक देयर। तो एक करेक्शन कर लेना, this is not minus 5.4, it is 3.6 into 10 power minus 16। okay, so let us go ahead with next topic। तो अगला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड इन दिस टॉपिक इसके आगे और एक है, दैट इज फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हमें किस लेवल तक का कंडक्टर्स का स्टडी करना है उससे पहले we will basically classify all the types of matter। what are types of matter at normal temperature, room temperature, normal conditions? three, कौन से तीन, solids, liquids and gases। और under exceptional cases at higher temperature you have plasma, and in laboratory you can have Bose-Einstein condensates। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, we are talking about रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर में यू हैव सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कंडक्टर्स, जब कंडक्टर्स की बात होती है तो दे आर ऑलवेज सॉलिड्स, दे आर सॉलिड्स, ऑलवेज सॉलिड्स। तो हमको जब सॉलिड्स का इन डिटेल स्टडी करना होता है
ये मैंने आपको चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में भी बताया था। टू स्टडी सॉलिड्स इन डिटेल्स व्हाट यू कैन डू इज, आप या तो इसमें फोर्स लगा के देख लो। हाउ डज अ सॉलिड रिस्पॉन्ड टू अ गिवन फोर्स इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो आपने 11th में अंडर द टॉपिक इलास्टिसिटी देखा था। व्हेन यू अप्लाई फोर्स देयर इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, चेंज इन शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। या फिर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हैं एंड वी विल सी हाउ डज सॉलिड रिस्पॉन्ड टू अ गिवन टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। वो भी आपने 11 में देखा था अंडर द टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें थर्मल एक्सपांशन था, सरफेस एक्सपांशन था, वॉल्यूम एक्सपांशन था, राइट। देन थर्ड टाइप इज यू पास करंट थ्रू इट। अगर करंट पास हो गया तो कंडक्टर, नहीं पास हुआ तो इंसुलेटर, कभी पास हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर। तो बेसिक आइडिया ये है, द आइडिया हियर इज कि कोई भी सब्सटेंस मतलब एनीथिंग, एनीथिंग, you, your cap, me, this pen, conducting wire, ultimately at the most fundamental level, सबसे नीचे के लेवल पे आपको क्या मिलेगा? एटम, राइट। एटम में क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो why some materials are conductors, why some are insulators, why some are semiconductor, it all depends on, ये सब डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कंडक्टर का केस, मतलब बेसिकली डिपेंड करता है वैलेंसी पे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैलेंसी। मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस किससे बनेगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बनेगा? एटम्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विल कम फ्रॉम एटम। और एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? ऑर्बिट्स में। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ substance of an atom comes from last shell, valence shell। तो अगर हमारे पास ऐसे एटम है जिसमें लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2 और 3, नॉर्मली होता क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बाउंड बाउंड का मतलब ये था कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड न्यूक्लियस पॉजिटिव। लेकिन अगर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है तो दो चीजें हो रही है। नंबर वन, इस न्यूक्लियस के आसपास बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी थे जो वैलेंस नहीं थे, जो इनर थे, उसको बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिट्स। इसमें से हमारा कोई काम का प्रॉपर्टी आता नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं आता, कंडक्शन में नहीं आता, राइट। इसको हम बोलते हैं कोर, दिस इज कॉल्ड एज कोर। तो अब इफ यू हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर फार अवे, दूर है। कहां से दूर है? न्यूक्लियस से। और कूलोम्बिक फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। तो पहला रीजन ये हो गया कि ये दूर है तो फोर्स क्या है? कम। कौन सा फोर्स कम है? अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा रीजन ये है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे ये शील्ड कर रहे हैं। व्हाट इज शील्डिंग? प्रोटेक्टिंग। तो दे आर शील्डिंग, मतलब दे आर लाइक अ वॉल बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने भी फोर्स का इफेक्ट कर दिया कम। तो फोर्स का इफेक्ट कम होने का मतलब, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो है लूजली बाउंड। लूजली बाउंड होना इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्री होना। बहुत कम एनर्जी लगता है। इवन एट 1 डिग्री सेल्सियस यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रीड। इसको फ्री कर सकते हैं, हम नहीं करते, वो नेचर में अपने आप होता है। हमने किया कि यहाँ पे अभी वायर है इतने सारे, हमने कोई एक्स्ट्रा बाहर से सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। सराउंडिंग का हीट जैसे हमको मिलता है, फिर पसीना छूटता है, वी रिसीव हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यही तो होता था ना। अभी थोड़े दिन पहले बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अनकंट्रोलेबल, बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड you are at a higher temperature, surrounding was at lower temperature according to Newton's law of cooling, yeah, in general law of cooling,
हीट कहाँ से कहाँ जाता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट, करेक्ट। तो फिर ये जो हीट रिलीज हुआ ये सराउंडिंग में गया, सराउंडिंग में तो वायर भी था, तो वायर क्या करेगा, उस हीट को लेगा और हीट लेके क्या करेगा, तो उसमें वायर में क्या है, वायर सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या है, एटम्स है, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन लेंगे उस हीट को और फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बिकम फ्री इजीली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। क्यों, क्योंकि ये फ्री एटम से हुए, मटेरियल से नहीं। इमेजिन मेरे पास एक रॉड है मेड अप ऑफ सम मेटल, एंड इमेजिन ये सारे के सारे कोर्स है, कोर, कोर क्या था, न्यूक्लियस और अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हमारे काम के नहीं है, करेक्ट। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लिविंग बिहाइंड एटम, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट लिविंग बिहाइंड मटेरियल, वो अभी भी सब्सटेंस के अंदर ही है, राइट, करेक्ट। तो अब जब ये सब्सटेंस के अंदर है तो एनर्जी है, क्या करेगा, घूमेगा, it will move here and there randomly, random motion, random motion मतलब no current, there is no current, charges are moving, by definition आप define कैसे करते हो current, कैसे define करते हो, charge flowing per unit time is current। यहाँ पे तो चार्जेस मूविंग है लेकिन करंट है क्या, नहीं है। करंट कब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप एक एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाते। ऐसा क्यों, क्योंकि इमेजिन मैंने एक सेक्शन लिया, लेट मी टेक वन सेक्शन ऑफ दिस रॉड, एक सेक्शन ले लिया मैंने, इस सेक्शन में से, क्योंकि रैंडम मोशन था, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रैंडम, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इस सेक्शन को क्रॉस करके लेफ्ट से राइट गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी आ गए, तो नेट करंट इज 0। क्लियर। अब अगर मैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं, या फिर एक्सटर्नल बैटरी लगा देता हूं, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, ये सब एक ही चीज है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो अलग, दो चार्ज, दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल सेल या एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, तो अब नेगेटिव of this battery will repel electrons and positive will attract, so all the electrons they will start moving in a particular direction, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। तो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां से है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो समझ लो अच्छे से। तो कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में कंडक्शन क्यों होता है, क्योंकि आखिरी ऑर्बिट में 3 या उससे कम वैलेंसी थी, तो दैट इज व्हाई लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे वर लूजली बाउंड, लूजली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, दे कैन बिकम फ्री इजीली, फ्री हो गए, और हमने अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस मोशन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन, एंड द वेलोसिटी possessed by electrons in presence of external electric field or battery is called as drift velocity। तो जो स्पीड होगी उसको क्या बोलोगे, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गुड, राइट। So that is why metals are good conductors। Why? Look at any metal, वैलेंसी 1 या 2 या 3 मिलेगा। अब अगर if you have more than 3 electrons in valence shell, more than 3 बोलने से तो more than 4 बोलना बेटर है, and less than 8। तो अगर आपके पास एक एटम में लास्ट शेल में 5 या 6 या 7, if you have 5 or 6 or 7, तो इस केस में होता क्या है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस,
डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस ड्यू टू अट्रैक्टिव कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको फ्री करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। ऐसे मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, उसको आप हीट करो और मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। तो दैट इज वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन हो गया नहीं। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, they do not have free electrons, that is why they are bad conductors, or such metals are called as insulators, right। आगे जाके इंसुलेटर का और एक नाम आएगा तो ध्यान रखना। अब अभी इसकी बात कर ही रहे हैं तो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। व्हाट अबाउट 8 आइडियल inert gases, so normally they are gases। what about 4 चार ही इलेक्ट्रॉन्स है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंसी कितनी है, 4, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दे आर सो इंटरेस्टिंग, हम चाहे तो कंडक्टर बनाएंगे, हम चाहे तो इसको इंसुलेटर बनाएंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। दे बिहेव लाइक insulators at low temperatures and they behave like conductors at higher temperatures। room temperatures पे they are conductors, they conduct electric current, okay। and because of this you already know कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है इंक्लूडिंग दिस माइक्रोफोन, दिस पैनल, मोबाइल फोन, ये ट्यूबलाइट, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस है। एनीवेज, तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। तो व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर substances which conduct electricity, मतलब in which electrons can move freely, right, correct। ये कौन से टाइप के होते हैं, these are materials जिसके atoms, the atoms of which have valency less than 3, 1 less than 4, मतलब 1, 2 or 3। since the valency is either 1 or 2 or 3, these electrons are loosely bound to the nucleus since the distance of this electron is, these electrons are large। ये जो 1 या 2 या 3 है तो इनका डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से क्या है, ज्यादा है। कूलम्बिक फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर द फोर्स कम। एडिशनली जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे जिसको हम लोग कोर बोल रहे हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो शील्डिंग कर रहे हैं। शील्डिंग करना मतलब फोर्स का और भी कम होना। तो दिस electrons can be freed easily when these electrons are free from atom, they are available for conduction। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से फ्री हुए दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। वो इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हुआ है, मटेरियल से नहीं, अभी भी मटेरियल के अंदर है तो कहाँ जाएगा, फिर मटेरियल में घूमेगा। सो व्हेन these electrons become free from atom, they are available for conduction and they can move throughout the conductor, but such a motion is called as random motion, क्योंकि हमने अभी तक एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। तो दिस मोशन इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन, राइट। when you apply external electric field or battery or external potential difference, then this electron start moving from negative terminal towards positive terminal, मतलब opposite to the direction of electric field। such a motion of electrons is called as drift motion and the velocity possessed by electrons is called as drift velocity। so there is current now because all the electrons are moving in same direction, net direction ये same है motion का। अब आ जाओ इंसुलेटर पे। insulators are substance in which the valency of atom is 5, 6 or 7। large shell electrons, मतलब valence shell electrons are tightly bound to the nucleus, hence they require very large amount of energy to become free। ऐसा होता नहीं है, so they do not become free under normal condition and hence these materials are bad conductors and are called as insulators। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लिखने नहीं वाले ऑब्वियसली बिकॉज इट इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स पे। उससे पहले एक सिंपल टॉपिक खत्म कर देंगे। उससे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री एंड बाउंड चार्जेस।
क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है, रिलेटेड टू व्हाट वी हैव जस्ट सीन। तो व्हाट वी हैव जस्ट सीन, हमारे पास एक मटेरियल था, एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में ऑब्वियसली यू मस्ट नाउ रिमेंबर, इस सब्सटेंस में क्या है? इस सब्सटेंस में एटम है। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम, क्या बन जाता है वो? उसको क्या नया नाम देते हो? आयन, राइट? इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो कौन सा आयन? नहीं, मुझे कटायन अनायन नहीं सुनना है। आई एम आस्किंग यू पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इफ वन इलेक्ट्रॉन लीव्स, तो क्या लिखते हो आप? ऊपर एक प्लस लिख देते हो, है ना? अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो क्या लिखते हो? दो प्लस लिख देते हो। जैसे He प्लस प्लस, व्हाट इज He प्लस प्लस? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? दो, दोनों चले गए, क्या बचा? न्यूक्लियस। इसको आप अल्फा पार्टिकल भी बोलते हो। तो He प्लस प्लस इज नथिंग बट जस्ट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो ये प्लस प्लस क्यों लिखा है ऐसा? व्हाई नॉट माइनस माइनस? इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या? पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है। अगर मैं हीलियम एटम की बात करता हूं तो हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो प्रोटॉन्स थे, मतलब ओवरऑल एटम न्यूट्रल था। एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, इसलिए क्या लिखते हो? पॉजिटिव। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे जनरलाइज करो। हीलियम तो बहुत लाइट एटम है। इमेजिन आई हैव सम हेवियर एटम, मे बी कॉपर, राइट? अब कॉपर में अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचा? Cu प्लस। मतलब उसमें क्या क्या बचा? उसमें न्यूक्लियस था। अब इलेक्ट्रॉन्स बाकी जितने भी होंगे उतने, एक गया, बाकी तो एटम के साथ ही है। बट प्रॉब्लम ये है, यू मस्ट नो, वो आगे आएगा 15 नंबर चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ऐसा क्यों? व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 power minus 31. What is mass of proton? 1.67 into 10 power minus 27. What is mass of neutron? Same. Mass of प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 टाइम, 1800 टाइम्स ग्रेटर है। 1800 समथिंग, 1800। हम चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज बल्कि, वेरी हेवी, मतलब हमारे रियल लाइफ में हेवी नहीं, बल्कि कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 99% मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या बचा? पॉजिटिव आयन। ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक इलेक्ट्रॉन गया तो बाकी के है वहीं पे है। बट रिमेंबर, दिस इज वेरी बल्की। इलेक्ट्रॉन इज लाइट इन मास, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन मूव अराउंड, ये कहां पे भी जा सकता है। इसको बोलते हैं फ्री चार्जेस। So these are called as free charges. Electrons, when they become free from atom, are available for conduction and they can move anywhere throughout the material. Hence, they are called as free charges. But ये जो ions है, they are very heavy. They cannot go from one point to another क्योंकि heavy है. But they start vibrating at their own position. They perform simple harmonic motion, जिसको बोलते हैं oscillatory motion. ये भी आगे सीखोगे। बट दे कैनॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो नहीं जा सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्जेस, राइट? तो बाउंड चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने के बाद जो आयन बचा, वो आयन का मास था ज्यादा, वो हेवी होने की वजह से जितना एनर्जी उसको सराउंडिंग से मिल रहा है उतना एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसके लिए अपनी जगह छोड़ के जाने के लिए। तो वो क्या करता है? वो वाइब्रेट होता है। It starts vibrating at its own position but cannot go from one location to another, and hence such positive ions are called as bound charges. Now that clear? So free and bound charges clear? What are free charges? Yes, but which charges are free charges in metal? Negative electrons.
एंड बाकी के जो बचे पॉजिटिव आयंस आर बाउंड चार्जेस. Once you know this, now we can talk about properties of conductors. Properties of conductors. यहाँ पे बहुत एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ. Every single word is important. Under electrostatic condition, under electrostatic मतलब there is no current. Under electrostatic condition, आपको याद होगा हमने जब गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखा था तो हमने क्या बोला था? All the charge is on the surface of conductor, which means inside the conductor there is no charge. So under electrostatic condition, all the charge is at the surface of conductor. क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कितना होगा? 0. Therefore electric field inside the conductor is zero since वही reason, exactly same reason, since there is no charge inside, since there is no charge inside. ये दो प्रॉपर्टीज हो गए. What other properties of conductor you can think of? और क्या हो सकता है? वो तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी हो गया, बट समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक प्रॉपर्टी था जिसमें हमने बोला था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स मतलब लीव्स और reaches the surface perpendicular to it, normal. तो यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग चेंज करके बोलते हैं. यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. है वही, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने पॉइंट चार्जेस के लिए लिखा था. तो पॉइंट चार्जेस तो कंडक्टर जैसा, ये रियल सिचुएशन है. अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में कंडक्टर इज नॉट अ पॉइंट, तो इट कैन बी अ वायर, इट कैन बी अ स्फीयर. तो क्या था प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर. किसको परपेंडिकुलर? टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. What else? और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? रिमेंबर वी आर नाउ इनटू प्रैक्टिकल सिचुएशन. जैसे हमने पहले वो डेंसिटी की बात की थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट? करेक्ट. तो वहां पे अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन होता है यूनिफॉर्म डेंसिटी. यूनिफॉर्म मतलब क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम एवरीवेयर इफ द एरिया इज सेम. मतलब उस कंडक्टर के सरफेस पे अलग अलग रीजन में आप देखोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा. प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप बोल सकते हो दे मे हैव, दे मतलब कौन? कंडक्टर्स. दे मे हैव, may or may not have, that is better word to use. They may or may not have uniform charge density. इसका मतलब हो सकता है कि एक कॉर्नर में ज्यादा चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम और दूसरे में कम है. They may or may not have uniform charge density. Then what else? अभी एक कोई रह गया, कुछ तो एक होगा. समथिंग पोटेंशियल. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया हमने, जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है. मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था. उस एग्जांपल में मैंने बोला था, याद है क्या? हमारे पास दो चार्जेस थे. एक था यहाँ पे
और एक चार्ज था पूरे स्फीयर पे, और इसके मिड पॉइंट पे, ये पूरा का पूरा रेडियस है ए, इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना था। याद है? नहीं याद है तो फिर आगे वापस लूंगा। तो रिमेंबर, मेरे पास अगर चार्ज एक स्फीयर पे है, इसके अंदर अगर इसका रेडियस आर है, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट एनी पॉइंट, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो सरफेस पे हो, कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल विद इन, विद इन मतलब इनसाइड, और कहां पे? एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज क्या? इज कांस्टेंट। चाहे सरफेस पे देखो, चाहे विद इन देखो, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, क्लियर यहां तक? So these are few important properties of conductor under electrostatic condition। ये important है, अगर करंट होगा तो चार्ज अंदर भी रहेगा, मतलब वॉल्यूम में भी रहेगा। अगर करंट नहीं है तो चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे। नहीं तो जब करंट पास करेंगे तो बोला अंदर तो चार्ज नहीं था, कहाँ से आ गया? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन सारा का सारा चार्ज सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। Electric field just outside the conductor is perpendicular to the surface of conductor. Number 4, conductors may or may not have uniform charge density. The potential within or at the surface of conductor is constant. Now that clear? Okay, तो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।